आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9:30 बजने वाले हैं। जी सलाम पर वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का। कराएंगे आपको आलमी खबरों से बात। सबसे पहले बात बेल्जियम की, जहां पर दारुल हुकूमत ब्रसल्स में नेटो का 2 रोजा सरबराही इजलास शुरू हो गया है और नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने तमाम सरबराहों से और जो तमाम ममालिक के सरबराहान हैं उनका खैर मकदम किया। आज समिट का मरकजी मौजू नेटो का दिफाई बजट ही रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका के जरिए ज्यादा बजट दिए जाने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यूरोपियन ममालिक को अपना बजट बढ़ाना चाहिए ताकि अमेरिका पर बोझ थोड़ा कम हो। कॉन्फ्रेंस में नेटो की कारकर्दगी पर भी बातचीत हुई और मुस्तकबिल के मंसूबे पर भी रोशनी डाली गई। नेटो के रुकन ममालिक में कई उमूर पर इख्तलाफात भी उभर करके सामने आए, लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि मगरबी दिफाई ब्लॉक एक मजबूत ब्लॉक है और आपसी मसले सुलझा लिए जाएंगे। We see that last year we had the biggest increase in our defense spending across Europe and Canada in a generation. We see that all allies have started to increase defense spending. Of course, President Trump has a very direct language and message on defense spending, but fundamentally we all agree. और आपको बता दें कि इन सब के बीच ब्रसल्स में मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब नेटो के बजट को लेकर के कशीदगी भी खुलकर के सामने आ रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेटो से सरबराह जीन्स स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात के दौरान दिफाई बजट का मुद्दा उठाते हुए जर्मनी पर सख्त तनकीद की। इस मसले को लेकर के ट्रंप और स्टोल्टनबर्ग के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ट्रंप ने कहा कि एक तरफ जर्मनी नेटो में सिर्फ 2% हिस्सा खर्च करता है, लेकिन दूसरी जानिब वो रूस से $1 बिलियन की गैस खरीद रहा है और ऐसे हालात में अमेरिका यूरोप की दिफा के लिए पैसे क्यों खर्च करे। ट्रंप ने कहा कि नेटो के रुकन ममालिक के लिए सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका कर रहा है, जबकि हर मुल्क को अपने हिस्से का माली बोझ खुद उठाना चाहिए। But Germany is totally controlled by Russia, because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And I think we have to talk to Germany about it. NATO is an alliance of 29 nations, and there are sometimes differences and different views and also some disagreements. And the gas pipeline from Russia to Germany is one issue where allies disagree. But the strength of NATO is that despite these differences, we have always been able to unite around our core task to protect and defend each other, because we understand that we are stronger together than apart. But Germany, as far as I'm concerned, is captive to Russia because it's getting so much of its energy from Russia. So we're supposed to protect Germany, but they're getting their energy from Russia. Explain that. And it can't be explained, you know that. इधर अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियार से पाक करने पर भले ही रजामंदी ना हो, लेकिन किम जोंग की मुलाकात का असर अमेरिकी सदर ट्रंप पर जरूर हो रहा है। बता दें कि अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के हालिया शुमाली कोरिया दौरे पर ट्रंप ने किम के लिए 2 गिफ्ट भेजे थे। एक किम के नाम खत और दूसरा मशहूर सिंगर इल्टन जॉन के गानों की सीडी, जिसमें रॉकेट मैन वाला गाना भी शामिल था। लेकिन पोम्पियो की किम जोंग से मुलाकात नहीं हो सकी। इसी बात पर ट्रंप ने कहा कि उस सीडी के अलावा उनके पास किम के लिए और भी गिफ्ट हैं, जिसके बारे में वो खुलासा नहीं करना चाहते। I have it for him. They didn't give it, but it will be given at a certain period. I actually do have a little gift for him, but you'll find out what that gift is when I give it. Okay? इधर अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है और वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अगर ईरान ने मशरिक़े वस्ता में अपनी सरगर्मियों पर लगाम नहीं लगाई तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मुत्तहिदा अरब अमीरात के अपने दौरे में किया। पोम्पियो ने अपने मुख्तसर दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात की और आपसी उमूर पर बातचीत की। अरब के स्काई न्यूज से बात करते हुए पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका की हिकमत अमली ईरान की माली
इस्तेदाद को रोकने पर मरकूज रहेगी। उन्होंने कहा कि इसमें पाबंदियों का एक सिलसिला भी शामिल है जिसका हदफ ईरानी आवाम नहीं बल्कि ईरानी हुकूमत है। आपको बता दें कि जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है और उसने अपने हलीफ ममालिक से भी ये कहा है कि वो ईरानी तेल की खरीदारी बंद कर दे। The kinds of things that threaten the people here in the Emirates, missiles being launched from Yemen that strike real risk to the people of all of the Gulf states, and so American policy is aimed to deter that. I've seen these remarks about their threats. The world should know that America is committed to keeping sea lanes open, to keep transit of oil available for the entire world. That's the commitment we've had for decades. We continue to honor that commitment. और दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशत अमेरिका और चीन के बीच तिजारती जंग लगातार गहराती जा रही है। अमेरिका ने आज चीन से दरामद 200 अरब डॉलर की चीजों पर अलग से 10% टैक्स लगाने का फैसला किया। इससे पहले वो चीन से दरामद 34 अरब डॉलर की अशिया पर 25% टैक्स लगा चुका है। अमेरिका ने यह कदम चीन की उस जवाबी कार्रवाई के बाद उठाया है जिसमें उसने अमेरिका से चीन को बरामद किए जाने वाले 34 अरब डॉलर के सामान पर टैक्स लगाया था। इसके अलावा 16 अरब डॉलर की मजीद अमेरिकी अशिया पर टैक्स लगाने की भी धमकी दी थी। चीन ने अमेरिका के इस कदम पर सख्त एतराज जताया है। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान हुआ चिन युंग ने कहा है कि चीन अमेरिका के इस इजाफी टैक्स पर जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि चीन बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर अमेरिका के इस जारिहाना पॉलिसी की मुखालिफत करेगा। अमेरिका खुले तौर पर तिजारती कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है। चीन अपने मुफाद के लिए जरूरी कदम उठाएगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई यूनिलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म और फ्रीडम के बीच की है। चीन बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर निजात के फरोग के लिए काम करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता दिनों लंदन में मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि ISI के लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं और उनसे इंतखाबात के नाम वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ISIS का इंतखाबात में दखल अंदाजी करना न सिर्फ सियासी पार्टियों बल्कि जमहूरियत के लिए भी बेहद खतरनाक है। नवाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए खुफिया एजेंसी की मुदाखलत को रोकना होगा। वहीं ISI ने नवाज शरीफ के तमाम इल्जामात की तरदीद की है। आपको बता दें कि नवाज शरीफ फिलहाल अपनी अहलिया के इलाज के सिलसिले में लंदन में मौजूद हैं। आपको भी मालूम हुआ होगा कि मुल्तान में हमारे जो MPA के जो उम्मीदवार हैं राना इकबाल सिराज, उनको थप्पड़ मारे गए हैं और उनकी बड़ी बेइज्जती की गई है और उनके साथ उनके जो गोदाम है उस पर रेड किया गया है और उनको ये कहा गया क्योंकि उनकी कुछ दिनों से उनको बुलाया जा रहा था ISI के दफ्तर में मुल्तान में और उनसे ये कहा जा रहा था कि तुम टिकट वापस करो मुस्लिम लीग का और ये इलेक्शन मत लड़ो मुस्लिम लीग नून की टिकट से। इधर पाकिस्तान इंतखाबात में मुदाखलत पर ISI की सफाई पर नवाज शरीफ का ताजा बयान भी सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने इस ताजे बयान में क्या कहा। DG ISPR ने ISI के डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनके हवाले से कुछ सफाइयाँ पेश की हैं। काश के ये नौबत ना आती कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से फ़ौजी अमूर की बजाय सियासी अमूर पे आज सफाइयाँ पेश की जाती हैं। ये बड़े अफसोस का मकाम है कि ये नौबत यहाँ पर आई है और ये बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शुबा नहीं है
कि जनरल फैज़ हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्विस है। इधर पाकिस्तान के शहर पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी की एक इंतखाबी रैली हुई और इस पर किए गए एक खुदकश हमले में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। सूबे खैबर पख्तूनवा के दारुल हुकूमत में मंगल की रात को किए गए इस हमले में ANP के एक मकामी रहनुमा और इंतखाबी उम्मीदवार हारून बलूर भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 74 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें से 35 अभी तक पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। यह हमले 25 जुलाई के आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान में अब तक की जाने वाली सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला है और इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। वाज़ेह है कि हारून बलूर के वालिद बशीर बलूर भी अवामी नेशनल पार्टी के एक मरकजी रहनुमा थे। 2012 में ऐसे ही एक खुदकश हमले में मारे गए थे। हारून बलूर के कत्ल के बाद इंतखाबी कमीशन ने पख्तूनवा असेंबली इलाके PK 78 पर इंतखाबात मनसूख करने का ऐलान कर दिया। जो कॉर्नर मीटिंग थी तो उसमें ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें अभी तक की इत्तला के मुताबिक 12 लोग शहीद हुए हैं और 32-34 जख्मी हैं। मुश्किल लम्हा है। अफगानिस्तान के जलालाबाद के ननगाहर इलाके में एक बार फिर से दहशतगर्दाना हमला हुआ। जराये के मुताबिक यह हमला महकमा तालीम की इमारत पर हुआ। हमले में 10 अफराद की मौत हो गई जबकि 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और ननगाहर के गवर्नर अतुल्लाह खोगियानी ने बताया कि तकरीबन 2 घंटे तक चले एनकाउंटर में सिक्योरिटी अफवाज ने एक हमलावर को मार गिराया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब इम्तिहानात के बाद रिजल्ट हासिल करने के लिए असातिज़ा महकमा तालीम के दफ्तर पहुंचे थे। उसी दौरान हमलावर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दफ्तर में घुस गए। जलालाबाद में ही पिछले दिनों एक खुदकश हमला हुआ था जिसमें सिख और हिंदू कम्युनिटी के करीब 19 लोगों की मौत हो गई थी। ताज़ा हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। उधर अफगानिस्तान में अमन को फरोग देने के लिए इस्लामिक ममालिक की आलमी तंजीम OIC का 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जद्दा में मुनक्किद किया गया और इसमें दुनिया भर के 57 मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले उलमा और मजहबी दानिशवरों ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के हुसूल में मदद देने के तरीकों पर गौर किया। सभी मंदूबीन ने बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने पर जोर दिया। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर जोर दिया, लेकिन तालिबान का कहना है कि वो अफगान हुकूमत के बजाय बराह रास्त अमेरिका से बातचीत के ख्वाह हैं। वहीं अफगान सीनेट के रुकन मोहम्मद आलम इज्जत यार ने मीडिया से बात करते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि जद्दा कॉन्फ्रेंस में उलमा तालिबान और दीगर जिहादी ग्रुप के हमलों और तशद्दुद को उसके खिलाफ कानून करार देंगे, जिससे अफगानिस्तान ने क़याम अमन में मदद मिलेगी। जर्मनी में इंतहाई दाएं बाजू के दहशतगर्द ग्रुप NSO के अरकान के हाथों कत्ल के कई वाकयात से मुताल्लिक मुकदमे में मरकजी मुल्जिमा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुल्जिमा बियाटे शिपे को म्यूनिख की एक अदालत ने 10 अफराद के कत्ल का जिम्मेदार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और शिपे के साथी 4 मर्दों को शरीक मुल्जिमीन के तौर पर मुख्तलिफ मुद्दत की कैद की सजा सुनाई गई है। इस मुकदमे की कार्रवाई 5 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रही। नेशनल सोशलिस्ट अंडरग्राउंड नामी इस नए नाजी ग्रुप ने 2 बम हमले करने के अलावा एक खातून पुलिस एहलकार और 10 तुर्क और यूनानी नजाद मर्दों को कत्ल भी किया था। ग्रुप के 2 मरकजी अरकान उवे बोइन और उवे मंडलोस ने 2011 में अपने शिनाख्त जाहिर हो जाने पर खुदकुशी कर ली थी। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द होते हैं यहां से।
और थाईलैंड के थाम लुआंग गार से बाहर निकाले गए कोच और सभी 12 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का यह कहना है कि सभी बच्चे ठीक हैं, लेकिन गार में 17 दिनों तक रहने की वजह से उनका वजन औसतन 2 किलो कम हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक 3 बच्चों को लंग इन्फेक्शन भी है, जो कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे अस्पताल में आराम कर रहे हैं। उनकी जिस्मानी और ज़हनी कंडीशन ठीक नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल गार में फंसी फुटबॉल टीम के बाकी के सभी मेंबरान को भी 17 दिन बाद बाहिफाजत बाहर निकाला गया था। 8 जुलाई को फाइनल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जो कि 10 जुलाई को खत्म हुआ। आखिरी दिन कोच एकापोल को बाहर निकाला गया, उनके साथ ही 5 मेंबरान को बाहर निकाला गया। 23 जून को गुफा देखने गई टीम बाढ़ की वजह से उसमें फंस गई थी। 9 दिन बाद 2 ब्रिटिश गोताखोरों ने गुफा में फंसे बच्चों को सबसे पहले खोजा था। थाईलैंड के अलावा अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के 90 गोताखोर बचाव काम में लगे हुए थे और आखिरकार 17 दिन तक इन तमाम लोगों को उसके बाद मशक्कत किया गया। 17 दिनों तक, और उसके बाद इन तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया। और इधर चीन में मारिया नामी समुद्री तूफान ने साहली इलाकों में काफी तबाही मचाई है। चीन का मशरिकी इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मारिया तूफान में 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। चीन का जीजियांग सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां पर सड़कें कट गई हैं और मवासलाती निज़ाम ठप पड़ गया है। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और बैंजुआ शहर में 2 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट किया गया है। कई इलाकों को स्कूल, कॉलेज और दफातर यहां पर बंद किए गए। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों को अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जिसके दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से होने वाला है और अपने बेहतर खेल से सभी को चौंका देने वाली इंग्लैंड की टीम 28 साल बाद सेमीफाइनल में उतरेगी, लेकिन उसे जज्बात पर काबू रख करके जॉइंट किलर क्रोएशिया को चुनौती से पार पाना होगा। रूस में अपनी टीम के मुजाहिरे को देखते हुए सारा इंग्लैंड जश्न में सराबोर है, लेकिन कोच ने खिलाड़ियों को अपने पैर जो है वो जमीन पर रखने की ताकीद की है। वाज़ेह है कि इंग्लैंड ने स्वीडन को 2-0 से हरा करके आखिरी 4 में जगह बनाई। इसमें डेली अली ने पहला गोल किया था। अब उसका सामना क्रोएशिया टीम से है। इसमें खिताब का अहम दावेदार रही अर्जेंटीना को ग्रुप मुकाबले में हराया था। उसके पास रियल मैड्रिड के लुका मोड्रिच और बार्सिलोना के इवान रेकिचिक जैसे खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने आखिरी बार 1990 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला था और इकलौता वर्ल्ड कप 1966 में जीता था। तो आज दूसरा आलमी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जाएगा और इसके बाद दूसरा फाइनलिस्ट भी आज साफ हो जाएगा कि आखिर किसको ये मौका मिलता है कि वो फाइनल मुकाबला खेले। और हमारे साथ फुटबॉलर प्रशांत बनर्जी जी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। प्रशांत सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सब फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से होने वाला है। क्या लगता है आपको, इंग्लैंड 28 साल के सूखे को क्या खत्म कर पाएगी? नहीं, मतलब ये है कि अभी इंग्लैंड टीम जो आए हैं, ये वेरी यंग टीम, बहुत कॉम्बाइंड टीम है। में फ्रॉम गोलकीपर टू विंगर तक ये लोग एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट खेल रहा है। डिफेंस, मिडफील्ड एंड द अटैकर तीनों भी सेफ थोड़ा अच्छे है। वो पॉजिटिव स्ट्राइकर ऊपर में रखे। ये आपका हैरी केन को स्ट्राइकर रख पीछे से, जैसे आपका वो यंग और स्टार्लिंग उसको सपोर्ट कर रहा है। और ये तीसरा जो है विंग बैक, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ वो सपोर्ट कर रहा है अटैक को। ठीक एट द सेम टाइम जब अटैक खत्म होता है वो पीछे से आके फिर डिफेंस को सपोर्ट करता है। और लिंगार्ड जो है वो मीडियो का सबसे मेन प्लेयर है। वो पूरा मिडफील्ड में वो खेलता है, ज्यादा से ज्यादा वो पास करता है, थ्रू पास करता है, सामने रखते हैं और पीछे से शूटिंग भी अच्छा है।
ये उसका टीम का बहुत अच्छे है और डीप डिफेंस का कॉम्बिनेशन एंड द मार्किंग कवरिंग इज वेरी गुड। सर लेकिन क्रोएशिया को जॉइंट किलर कहा जा रहा है, आपको इस टीम से क्या उम्मीदें हैं? मतलब ये जो क्रोएशिया है 1998 का बाद ये जो टीम आए अच्छे टीम है, इसका वो हाफ लाइन बहुत अच्छे है और इन्होंने ग्रुप में अच्छे खेला है। लेकिन बात एक है जो लास्ट जो 2 मैच खेला टाई मेकर से जीता हुआ, क्योंकि ये भारी पड़ेगा इंग्लैंड टीम का साथ, क्योंकि ग्रुप लीग में जो अच्छा इतना अच्छा खास टीम नहीं था, लेकिन अभी जो सेमीफाइनल आ गया, क्वार्टर फाइनल भी वो टाई मेकर से जीता हुआ, फिर अभी सेमीफाइनल उसका भी टफ इंग्लैंड का साथ मिलता है, तो इसमें वो लोग का थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही। नंबर 2 है ये 66 का वर्ल्ड चैंपियन है इंग्लैंड और उसका साथ अभी ये खेलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसका अटैकिंग लाइन आउट ज्यादा से ज्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा, एटलीस्ट 100%। एंड डीप डिफेंस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वही डीप डिफेंस थोड़ा अगर आज ठीक से नहीं खेलेगा तो इसका प्रॉब्लम तो आएगा ही। चलिए ये देखना होगा सर कि आज आखिर ठीक से कौन खेलता है और आखिर फाइनल में कौन जगह बना पाता है। लेकिन सर आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पहला जो सेमीफाइनल था वो भी बड़ा जबरदस्त रहा और एक फाइनलिस्ट हमें मिल चुका है, इसके बारे में भी आपसे हम सवाल पूछेंगे। लेकिन जरा अपने नाज़रीन को बता दें कि फ्रांस ने मंगल की रात एक बड़ा उलटफेर किया और मंगल देर रात सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में बेल्जियम को 1-0 से मात देकर के वर्ल्ड कप 2018 के फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस ने 2006 के बाद से पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई, वहीं इस हार से बेल्जियम का पहली बार फाइनल में जगह बनाने का ख्वाब टूट गया। इस मैच का सिर्फ एक गोल 51वें मिनट में सैमुअल उमटीटी ने किया। इसके बाद बेल्जियम काफी कोशिशों के बाद भी बराबरी का गोल नहीं कर पाई। शुरुआती लम्हों में बेल्जियम का गेंद पर ज्यादा कब्जा रहा, लेकिन इसके बाद फ्रांस ने भी अच्छे हमले बोले। खेल के 12वें मिनट में फ्रांस को अच्छा मौका मिला और पोग्बा ने टीम के स्टार खिलाड़ी एम्बापे की ओर बॉल फेंकी, लेकिन बेल्जियम की डिफेंस ने खतरा टाल दिया। इसके बाद कुछ ही देर बाद बेल्जियम के हैजार्ड को केविन ने एक अच्छा पास दिया, लेकिन हैजार्ड का शॉट गोल से बाहर चला गया। 20वें मिनट में बेल्जियम को मिले कॉर्नर की भी फायदा नहीं उठा पाई वो टीम और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। हाफ टाइम के बाद बेल्जियम को गोल का मौका मिला था, लेकिन लुकाकू मौका चूक गए और अब उसके बाद खेल के 51वें मिनट में फ्रांस ने 5 नंबर की जर्सी वाले खिलाड़ी ने आखिरकार गोल दाग दिया। हमारे साथ प्रशांत बनर्जी जी जो कि लगातार फोन लाइन पर बने हुए, उनसे हम बात करते हैं। सर फ्रांस ने कल जिस तरह बेल्जियम को हराया, क्या कहेंगे आप? फ्रांस की वर्ल्ड कप का क्या असल दावेदार है? मतलब ही अभी फ्रांस का फाइनल चला गया, उसका चांस ज्यादा है वर्ल्ड कप ये साल चैंपियन होने का। नंबर 1 है जी, लास्ट मैच जो जीता है वो बेल्जियम का साथ। बेल्जियम जैसे जो स्ट्रेटेजी में ब्राजील का साथ खेला था, वही स्ट्रेटेजी में वो फ्रांस ने बेल्जियम का साथ खेला है, वही स्ट्रेटेजी में उसको हरा दिया। नंबर 2 है जैसे 7 प्लेयर अटैक में आ रहा है बेल्जियम का डिफेंस में, वही उसको प्रॉब्लम हो गया। और विंग से एम्बापे जैसे स्पीड लगाया, वही प्लेयर नहीं था उसको पकड़ने के लिए, और इन्होंने क्या किया, लुकाकू को 2-3 मार्किंग कर दिया, मतलब उसका खेला खत्म कर दिया, कुछ नहीं। हाँ सर, लेकिन बेल्जियम ने कल के खेल में अच्छा मुजाहिरा किया था, लेकिन वो हार गई। चूक कहाँ हो गई सर? नहीं, मतलब क्या है कि वो चांस मिला था, ऐसा नहीं है। बेल्जियम का जो मेन की प्लेयर है हैजार्ड, कल अच्छे खेला है, सबसे अच्छा खेला है हैजार्ड बेल्जियम टीम का, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो गोल का चांस मिला था, गोल नहीं कर सका। लेकिन इन्होंने ज्यादा से ज्यादा गोल क्रिएट किया है फ्रांस ने। एक चीज है, उन्होंने मार्किंग किया, डबल मार्किंग किया है, क्योंकि डबल मार्किंग करने से प्रॉब्लम वो लोग का होता है। जैसे स्ट्राइकर में और स्ट्राइक करना पड़ेगा, लेकिन उमटीटी और वारान दोनों जो सेंट्रल डिफेंडर है, इतना अच्छा मार्किंग किया है। और पीछे से वो आपका हाफ बैक क्वेंटे एंड मातेउदी, ये दोनों पीछे से बहुत अच्छा मार्किंग किया हाफ लाइन से। और पोग्बा काल बहुत दिन बाद हम देखा। चलिए, लेकिन आखिरकार हमने देखा कि किस तरीके से
फ्रांस ने ये जीत हासिल कर ली। अब ये देखना होगा कि आज सेमीफाइनल मुकाबले में क्या होता है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। इधर स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कहा है कि उसने स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ट्रांसफर पर सीरे विजेता क्लब इटली के जुवेंटस जाने की अपील को मान लिया है। स्पेनिश क्लब ने एक ऑफिशियल बयान में रोनाल्डो का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बताया। हालांकि क्लब की तरफ से रोनाल्डो के ट्रांसफर रकम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन स्पेनिश मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक यह रकम करीब 105 मिलियन यूरो यानी 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 33 साल के पुर्तगाली फुटबॉलर को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हर सीजन के लिए करीब 30 मिलियन यूरो की रकम मिलेगी। और वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।